नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज बाय जयेश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच की कड़ी को उजागर करता है। क्या आप जानते हैं कि रामायण काल, जिसे हम अक्सर त्रेता युग कहते हैं, में भी अद्भुत तकनीकें मौजूद थीं? हालांकि उस समय आधुनिक कंप्यूटर जैसी कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से रामायण में ऐसी कई घटनाओं और वस्तुओं का वर्णन मिलता है जो उन्नत ज्ञान और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। तो चलिए, आज हम रामायण काल की उन अद्भुत तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि उस समय किस प्रकार की गणना, संचार और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध था, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, रामायण काल में गणित और खगोल विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ था। उस समय ऋषि मुनियों के पास ज्ञान का अथाह भंडार था। वेदों और पुराणों में हमें गणित और ज्योतिष से संबंधित अनेक सिद्धांत और सूत्र मिलते हैं। रामायण काल में दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था और शून्य की खोज भी भारतीयों ने की थी। यह उस समय की एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने गणित और विज्ञान को एक नई दिशा दी। ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, वे स्वयं भी एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। रामायण में हमें नक्षत्रों, ग्रहों और तिथियों का सटीक वर्णन मिलता है, जो उस समय के उन्नत खगोलीय ज्ञान को दर्शाता है। रामायण में वर्णित युद्ध रणनीतियां, जैसे कि चक्रव्यूह, भी उन्नत गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान के बिना संभव नहीं थी। इन रणनीतियों को समझने और उपयोग करने के लिए उच्च स्तर की गणितीय क्षमता की आवश्यकता होती थी। गणित और खगोल विज्ञान के अलावा रामायण काल में वास्तुकला, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। उदाहरण के लिए, अयोध्या नगरी का निर्माण, जो कि एक समय में दुनिया का सबसे सुंदर और योजनाबद्ध शहर माना जाता था, उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन का प्रमाण है। रामायण में हमें संजीवनी बूटी जैसी चमत्कारिक औषधियों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि उस समय के उन्नत चिकित्सा विज्ञान की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर रामायण काल में ज्ञान और विज्ञान अपने चरम पर थे। उस समय के लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें चौंका देता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसी समृद्ध सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। दोस्तों, रामायण में जिस पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है, वह आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। यह विमान रावण के पास था और इसे उसने भगवान कुबेर से प्राप्त किया था। पुष्पक विमान को एक ऐसे उन्नत वाहन के रूप में दर्शाया गया है जो मन की गति से उड़ान भर सकता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलक झपकते ही पहुंच सकता था। हालांकि आज हमारे पास ऐसे कोई विमान नहीं है जो पुष्पक विमान जैसी क्षमता रखते हो, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में ऐसे विमानों का अस्तित्व रहा होगा। वे इस बात के प्रमाण के रूप में प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाले वर्णनों और दुनिया भर में मिलने वाले रहस्यमय पुरातात्विक सबूतों को पेश करते हैं। पुष्पक विमान का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध यंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। रामायण में हमें ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां पुष्पक विमान का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लगे होने का भी उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पक विमान के डिजाइन और तकनीक से हमें आधुनिक विमान तकनीक को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि पुष्पक विमान का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है, लेकिन यह प्राचीन भारत के उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान और कल्पना शक्ति का एक प्रमाण है। चैप्टर 3, ज्ञान, संचार और सूचना तंत्र। रामायण काल में भले ही आज जैसे मोबाइल फोन या इंटरनेट न हो, लेकिन सूचना के आदान प्रदान के लिए उस समय भी कुछ अद्भुत तरीके प्रचलित थे। सबसे तेज और भरोसेमंद माध्यम था हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वानरदूत। जी हाँ, हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धि से रामायण काल में महत्वपूर्ण संदेशों को पहुंचाने का काम किया। उनकी गति और स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे बडीढ़ी से बडीढ़ी दूरी को तय करके भी संदेशों को बिना भूले पहुंचा सकते थे। इसके अलावा रामायण काल में दूरदर्शन जैसी किसी तकनीक का भी जिक्र मिलता है, जिसके माध्यम से संजय ने महाभारत के युद्ध का सीधा प्रसारण धृतराष्ट्र को करवाया था। यह तकनीक भले ही आज के टेलीविजन जैसी न रही हो, लेकिन उस समय के हिसाब से यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इसके अलावा
विभिन्न प्रकार के संकेतों, प्रतीकों और ध्वनियों का भी इस्तेमाल सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता था। जैसे युद्ध के दौरान शंख बजाना विजय का प्रतीक होता था। कुल मिलाकर रामायण काल में भले ही आज जैसे आधुनिक साधन न रहे हों, लेकिन सूचना का प्रवाह उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावी था। चैप्टर 4 युद्ध और रणनीति। दोस्तों, रामायण काल में युद्ध सिर्फ बल और पराक्रम का ही प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि उसमें बुद्धि, रणनीति और उन्नत शस्त्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता था। रामायण में हमें विभिन्न प्रकार की युद्ध रणनीतियों और अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जो उस समय की उन्नत तकनीक और ज्ञान को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, चक्रव्यूह एक ऐसी अद्भुत युद्ध रणनीति थी जिसे भेदना लगभग असंभव माना जाता था। यह रणनीति गणित और ज्यामिति के गहन ज्ञान पर आधारित थी। इसी तरह रामायण में दिव्यास्त्रों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि आज के मिसाइलों और अन्य घातक हथियारों जैसे ही थे। इन अस्त्रों को सिर्फ विशेष मंत्रों के उच्चारण से ही चलाया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा ही दिव्यास्त्र था जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इसके प्रयोग से पूरी सृष्टि का विनाश संभव था। हालांकि इन अस्त्रों का उपयोग बहुत ही सोच समझकर और नियंत्रण के साथ किया जाता था। रामायण काल में युद्ध में नैतिकता का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। युद्ध के कुछ नियम और परंपराएं थीं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता था। उदाहरण के लिए, रात में युद्ध नहीं किया जाता था और न ही शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार किया जाता था। यह उस समय के उच्च नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। कुल मिलाकर रामायण काल में युद्ध सिर्फ शारीरिक बल का ही प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यह बुद्धि, रणनीति और उन्नत तकनीक का भी संगम थे। उत्तरों, निष्कर्ष, रामायण काल की तकनीकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रामायण काल की यह अद्भुत जानकारियां पसंद आई होंगी। हालांकि उस समय आधुनिक कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन यह मानना गलत होगा कि वो युग किसी भी तरह से आधुनिकता से पीछे था। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में वर्णित घटनाएं और तकनीकें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्राचीन भारत में वास्तव में ऐसी उन्नत तकनीकें मौजूद थीं? यह एक रोमांचक प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज बाय जयेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।